हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक से भारत माता। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत पाठ, यानी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, यानी कि 5th चैप्टर है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाव अध्याय ने किया है। तो इस बुक को लिखने वाले, इस पाठ को लिखने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने इसे अंग्रेजी में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था और इसका हिंदी रूपांतर यानी कि इसे हिंदी में ट्रांसलेट हरिभाव उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में वो जाया करते थे और आम लोगों को, सिंपल लोगों को ये बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ हिंदुस्तान एक ही है। ये इतना फैला हुआ है, लेकिन इस फैलाव के बीच में ही एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है। यानी कि इतना फैला हुआ होने के बाद भी ये किस तरह से एक देश है, यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकता है उनमें, तो इसके आधार क्या हैं, राइट। तो ये सारी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ में उन्होंने बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि भारत माता शब्द क्या है। उन्होंने इस शब्द पर भी विचार किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब होता है भारत देश के रहने वाले उन करोड़ों लोगों की जय, राइट। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अक्सर जब भी वो एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे या फिर उन जलसों का चक्कर काटते रहते थे, तो इन जलसों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी भाषण देते थे, तो भाषण सुनने वाले जो भी आया करते थे उनसे भी वो अपने हिंदुस्तान यानी भारत की चर्चा करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। तो भारत क्या है? एक संस्कृत शब्द है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का नाम भरत के नाम से पड़ा है और भरत कौन थे? शकुंतला के पुत्र थे, राइट। ओके, तो इस देश का नाम भारत पड़ा है किसके नाम पर? भरत के नाम पर। और भारत वर्ड क्या है? एक संस्कृत शब्द है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा मीन्स क्या होता है? जैसे ग़िज़ा एक उर्दू वर्ड है, इससे रिलेटेड होता है, मतलब खाना, राइट। ओके, तो यहाँ पर पंडित नेहरू कहते हैं कि वो शहरों में ऐसा बहुत कम किया करते थे, लेकिन गाँव में जो जलसे हुआ करते थे वो वहाँ जाते थे, वहाँ भाषण देते थे और अपने भाषण में हिंदुस्तान यानी भारत की चर्चा ज़रूर किया करते थे। और वो शहरों में ऐसा बहुत कम किया करते थे। क्यों कम किया करते थे? क्योंकि शहर के सुनने वाले बहुत सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म के भाषण सुनने की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लेकिन किसानों का नज़रिया महदूद था, लिमिट में था, वो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे और वो अपने देश के बारे में सोचते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बड़े देश की चर्चा करते। किसकी? भारत देश की चर्चा करते। उस भारत देश की चर्चा करते जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छूट जाए, राइट।
और वो उन्हें ये बताते थे, यानी किसानों को ये बताते थे कि किस तरह से एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी, यानी एक हिस्सा अलग है, दूसरा हिस्सा अलग है, लेकिन अलग होने के बाद भी हिंदुस्तान एक था। उस समय तो इतने सारे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, आसानी से एक जगह दूसरी जगह नहीं जाया जा सकता था। लोग कई बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, जो गरीब हुआ करते थे, और पैदल भी कई लोग चलते थे। तो उन्हें इतना पता नहीं था कि कितने एरिया तक हमारा हिंदुस्तान है, राइट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें डिफ़ाइन करते थे, उन्हें बताते थे कि अलग अलग एरिया अलग अलग जुदा होने के बाद भी सभी एरिया एक ही है और ये हमारा हिंदुस्तान है। मैं उन मसलों का जिक्र करता, यानी उन बातों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, यानी कि एक जैसे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किन बातों का जिक्र किया करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सारी बातों का जिक्र किया करते थे जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक की किसानों के लिए एक जैसे थे। उत्तर के किसानों के लिए भी वही चीज़, पश्चिम के किसानों के लिए वही चीज़, दक्षिण हो गए, उत्तर हो गए, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी जितनी सारी बातें किसानों से रिलेटेड थीं, चाहे वो उत्तर से दक्षिण तक हो, पूरब से पश्चिम तक हो, सभी किसानों के लिए एक जैसे थे। ऐसे मसलों का, ऐसे प्रॉब्लम्स का, ऐसे बातों का वो जिक्र किया करते थे। कौन जिक्र किया करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिक्र किया करते थे, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। और जो बातें वो जिक्र किया करते थे, जिन बातों का, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में वो बात किया करते थे, वो सिर्फ थोड़े लोगों के लिए नहीं था बल्कि वो सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले उन सारे नागरिकों के लिए, उन सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता था। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बातों का जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। ओके। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि वो उत्तर पश्चिम में खैबर का दर्रा, यानी कि ये एक ऐतिहासिक दर्रा है, वहाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक यात्रा किया करते थे और उस यात्रा का अपना हाल बताते थे। और वो ये कहते थे कि सभी जगह के किसान मुझसे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक से सवाल करते, यानी एक जैसे ही सवाल किया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नॉर्थ से साउथ तक जो यात्रा करते थे, उस यात्रा का हाल बताते थे और कहते थे कि इस यात्रा के दौरान जो भी किसान उनसे मिलते थे वो एक से सवाल करते थे, एक जैसे सवाल किया करते थे, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक जैसी थीं, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, ज़मींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी, यानी एक ही जैसी थीं। यानी वो किसान क्या थे? गरीब थे, उनको इतनी ज़्यादा गरीबी में जीना पड़ रहा था। कर्जदारों, यानी जो कर्ज उन्हें दिया करते थे वो उन्हें परेशान करते थे। पूंजीपतियों के शिकंजे, जो भी उन्हें कर्ज दिया करते थे, जो पूंजीपति थे, जो अमीर थे, उनके शिकंजे में ये लोग जकड़े हुए थे, किसान जकड़े हुए थे। किस तरह से जकड़े हुए थे? किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी और वो पैसे वो किससे लेते थे? पूंजीपतियों से लेते थे, और पूंजीपति उनसे बदले में सूद लिया करते थे। तो उनके शिकंजे में वो कसे हुए थे, राइट। और इतना उनके पास नहीं होता था कि नेक्स्ट जब फसल वो उगाए तो वो अपने बलबूते पर उगाते, बल्कि इतना उनके पास नहीं होता था, क्योंकि फसल की उतने दाम नहीं मिलते थे, फसल वो इतना चाहे ग्रो नहीं हो पाता था, इसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। और अगेन क्या करते थे किसान कि उन्हें फिर नेक्स्ट फसल के लिए कर्ज लेना पड़ता था। तो इस तरह से पूंजीपतियों के शिकंजे में वो लोग थे। साथ ही साथ ज़मींदार भी एक तरह के प्रॉब्लम्स थे, यानी जो ज़मींदार होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और उनके ज़मीनों पर किसान कोई मज़दूर के रूप में भी काम किया करते थे, राइट। महाजन, यानी महाजन कौन होता है? जो अपनी तरफ से
बीज देता है या पैसा देता है या दूसरी चीज़ें देता है जो किसानों के लिए ज़रूरी होता है। उनका भी शिकंजा किसके ऊपर था? किसानों के ऊपर था। कड़े लगान का, यानी सरकार टैक्स लेती थी और कड़े टैक्स लिया करती थी और सूद लिया करती थी। कौन सूद लिया करते थे? जो किसानों को कर्ज देते थे वो ज़्यादा सूद लिया करते थे किसानों से, राइट। और साथ ही साथ पुलिस के जुल्म भी हो रहे थे किसानों के ऊपर। और ये सारी जो बातें हैं वो एक ही जगह गुथी हुई थी, यानी आपस में ही मिली हुई थी। किसान इन सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे। ये सारे प्रॉब्लम्स को वो चाहते थे कि ये दूर हो जाए। उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। ढड्ढे का मतलब होता है बोझ, राइट। तो ये किसान इस तरह के बोझ के साथ दबे हुए थे जिसे एक विदेशी सरकार ने, कौन विदेशी सरकार? यहाँ अंग्रेज़ों के बारे में बात की जा रही है कि वो एक विदेशी सरकार थी और उसने हम पर लाद रखा था, यानी हम भारतवासियों पर ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। हर किसान चाहता था कि इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज़ हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि जैसे ही किसान उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में एक जैसे ही प्रॉब्लम्स बताया करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात की कोशिश किया करते थे कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें, अपने भारत देश के बारे में सोचें और वो ये सोचें कि किस तरह से हम अपने भारत देश को उन विदेशी सरकारों से निजात दिलवा सकते हैं, अपने देश को कैसे आज़ाद करवा सकते हैं और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें जिसके हम एक जुज़ हैं, यानी कि जिसके हम एक खंड हैं, जिसके हम एक भाग हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया ये सारे कंट्री में होने वाले जो कशमकश थे, पशोपेश थे, उनका भी वो जिक्र किया करते थे। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सारे किसानों को ये भी बताते थे कि सोवियत यूनियन में होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह की थी और ये भी बताते थे कि अमेरिका ने किस तरह से तरक्की की है। ये काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। कौन सा काम आसान नहीं था? किसानों को, अपने देश के लोगों को हाल बताना और उनको अपने देश की आज़ादी के बारे में बताना, देश को आज़ाद करने के लिए बताना। तो ये सारे काम आसान नहीं थे जिस तरह से उन्होंने समझ रखा था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह ये थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और क्यों मुश्किल नहीं थी उन लोगों को समझाना? इसलिए मुश्किल नहीं थी क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हमारे जो पुराने महाकाव्य हैं और पुराण हैं, उनकी जो कहानी है, कथा है, कहानियाँ हैं, जिन्हें हमारे देश के लोग खूब अच्छी तरह से जानते थे, उन्हीं की वजह से उन लोगों ने इस देश की कल्पना कर ली थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, राइट। और कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से ऐसे लोग मिलते थे जो हमारे देश के जो तीर्थ हैं, जो तीर्थ स्थान है, उनकी तीर्थों की यात्रा उन लोगों ने कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है ना, जिसे हम लोग चार धाम कहते हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू से ऐसे पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने किसी जंग में और किसी दूसरे काम के सिलसिले में उन्होंने विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। तो जो भी सिपाही उन्हें मिलते थे,
उन्हें उनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, यानी पूरे देश में जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में जो वो कहते थे, उनके हवाले से उन सिपाहियों को समझ में आ जाती थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके बारे में बात कर रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके बारे में बात करते थे? अपने देश, अपने मुल्क के बारे में बात करते थे, भारत के बारे में बात करते थे, राइट। तो उनकी ये सारी बातें उन्हें समझ में आ जाती थी, किन्हें? पुराने सिपाहियों को, राइट। ओके। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब वो किसी जलसे में पहुँचते थे तो उनका स्वागत किया जाता था, और स्वागत के रूप में क्या कहा जाता था? भारत माता की जय नारे के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का ज़ोरदार स्वागत किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों से पूछ लेते थे जो ये नारा लगाया करते थे, उनसे पूछते थे कि इस नारे का क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता, बहुत ही ज़्यादा कौतूहल होता, उन्हें ताज्जुब भी होता था, और कुछ जवाब ना बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। यानी जो नारा लगाते थे उन्हें खुद ये बात पता नहीं थी कि वो किस लिए ये नारा लगा रहे हैं, और उसका मतलब जब सवाल पूछते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि ये भारत माता कौन है और वे किसकी जय चाहते हैं, तो वे सारे लोग ताज्जुब होते थे और उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, और इसकी वजह से वे एक दूसरे की तरफ देखते थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखा करते थे। मैं सवाल करता ही रहता और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते? सवाल करते ही रहते थे। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो आखिरकार एक हट्टे कट्टे यानी बहुत ही हेल्दी जाट ने, जो कई पीढ़ियों से किसानी करता आया था, यानी उसके पूर्वज किसान थे और किसानी का काम किया करते थे, वो भी किसान था, तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन करते। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है? तो जैसे ही जाट ने उनसे कहा था कि भारत माता से मतलब धरती से है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछ लिया कि क्या उनके कहने का मतलब उनके गांव की धरती है, या जिले की धरती है, सूबे की धरती है, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ तक कि वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। अब वो जिस तरह से सवाल किया करते थे तो जाट उब जाया करते थे, वो जाट उब गए और उन्होंने उबकर वो कहने लगे कि वो ही बताए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बताए कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वो इससे भी बहुत ज़्यादा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बताने की कोशिश किया करते थे कि हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन हिंदुस्तान इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, हमें अनाज देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ है, यानी कि प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता कौन है? ये सारे करोड़ों लोग जो इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता कौन है? दरअसल यही इसी देश के रहने वाले करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और भारत माता की जय कहने का मतलब है कि इस देश के रहने वाले जो भी लोग हैं उनका जय करना। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग भारत माता कौन है?
भारत माता इस देश के रहने वाले करोड़ों लोग हैं, राइट। तो वो उनसे कहते कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। और जैसे ही ये बात उनके मन में बैठ गई कि वही भारत माता है, तो इससे उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो ये थे चैप्टर भारत माता। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।